गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए आज हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स का। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था आपसे कि मैं मॉडल टेस्ट पेपर बनाऊंगा, 3, 4, 5 भी हो सकता है, लेकिन ये 3, 4 जो मॉडल टेस्ट पेपर है, अगर मेरा बच्चा कोई कर लेता है तो एग्जाम में कोई सिंगल क्वेश्चन भी नहीं होगा जो उससे फंसे या उसे ना आए। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि सारे क्वेश्चंस मैं बनाता हूँ, क्वेश्चंस को कॉपी करनी होगी और सॉल्यूशंस आपको देखना होगा। सॉल्यूशंस या तो मैं बोर्ड पे अभी भी सॉल्यूशन दूंगा या सॉल्यूशन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस मेरे पास हैं। आप जिस सॉल्यूशन को डिटेल में जानना चाहेंगे आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपका इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। तो डीडीओ और सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी दोनों को कवर करते हैं हम। 2020-21 2020-21 के लिए एक एस्टिमेटेड पेपर बनाते हैं। एस्टिमेटेड पेपर क्या होता है? ये पास्ट ईयर का मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, लगभग 20 ईयर्स हो गए मुझे पढ़ाते हैं। तो जो पास्ट ईयर का एक्सपीरियंस है उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको एक टेस्ट पेपर, एक मॉक टेस्ट पेपर बोर्ड पे लिखा है और इसी टेस्ट पेपर को अगर बच्चा मेरा कर लेता है, ये जो एस्टिमेटेड पेपर्स है इसको कर लेता है, तो एग्जाम में क्वेश्चन फंसने की संभावना कम हो जाती है। सारे क्वेश्चन उसे आते हुए नजर आते हैं। चलिए मैं डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन टोटल कितने करने होते हैं? 5 क्वेश्चन करने होते हैं। पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, बाकी जो 4 क्वेश्चन है वो सेक्शन में बटे होते हैं। सेक्शन ए जिसमें से कोई 2 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन ए में टोटल पूछे गए क्वेश्चन कितने होंगे? 4। जिस 4 में से केवल 2 करने होते हैं, 2 को ऑप्शन के थ्रू आप स्किप कर सकते हैं। सेक्शन बी में आप जाएंगे, सेक्शन बी में भी टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 4 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन में से किन्हीं 2 क्वेश्चन को करना होता है। क्लियर? यानी से क्वेश्चन नंबर ए में कोई ऑप्शन नहीं है, कंपलसरी ए करना ही करना है। लेकिन सेक्शन ए में जाते हैं तो क्वेश्चन मिलते हैं 4, यानी क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 इतने क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें से कोई 2 स्किप करना है और 2 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। क्लियर? आगे आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में भी आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 4 क्वेश्चन मिलेंगे और क्वेश्चन संख्या क्या होगी? 6, 7, 8, 9, जिसमें से कोई 2 क्वेश्चन का आंसर देना है और 2 क्वेश्चन को छोड़ देना है। क्लियर? मैं आगे बढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में 4-4 नंबर के 5 छोटे-छोटे क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन जैसे नंबर ए, बी, सी, डी, ई 5 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स का आंसर होता है। 4 मार्क्स में जवाब दे, 4 मार्क्स का नंबर मिलता है और ये पेज लगभग बच्चा अगर मुझसे कोई रफली पूछता है कितने वर्ड में लिखूं, तो वर्ड को छोड़िए आप लगभग 1 पेज के आसपास में लिखेंगे। ये सबसे लास्ट में लिखा जाता है। और जो टाइम मैनेजमेंट की बात बता दूं तो एक क्वेश्चन करने में लगभग 5 से 6 मिनट ही एक्सपेंड करना चाहिए। होता क्या, क्वेश्चन इजी होता है। अब इसको हम ज्यादा ब्रॉड लिखते चले जाते हैं तो मार्क्स तो है मेरे 4 मिलेंगे, लेकिन ज्यादा लिखूंगा तो टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन पे मुझे टाइम कम मिलेगा। इसीलिए हम इस पे उतना ही रिजनेबल टाइम देते हैं और इसका रिजनेबल टाइम जो मैंने आपको बताया वो 5 और 6 मिनट ही बताया। क्लियर? और इसको सबसे कोशिश करेंगे कि लास्ट में करूं। तो मैं डिस्कस करने चलता हूं। पहला लिखा है डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम, यानी ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम में अंतर बताइए। टोटल इनकम क्या होता है और ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है? ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है? सारे इनकम को जोड़ लेते हैं तो ग्रॉस टोटल इनकम हो जाता है। आज जब डिडक्शंस घटा देते हैं तो टोटल इनकम हो जाता है। यानी विदाउट डिडक्टिंग डिडक्शंस, डिडक्शन घटाने के अगर पहले बात करें तो होता है ग्रॉस टोटल इनकम, और डिडक्शन घटा देते हैं तो क्या आ जाता है? टोटल इनकम। तो टोटल इनकम कैसे निकलता है? 5 हेड होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। 5 हेड होते हैं। पांचों हेड को क्लब कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। रेसिडेंटल स्टेटस वगैरह का जो भी क्राइटेरिया है वो सब मैंने बता रखा है अपने लेक्चर में। एक छोटी सी समरी बता रहा हूं कि टोटल इनकम इनको जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद ये जो इनकम आ जाती है वो आपकी आती है ग्रॉस टोटल इनकम। और यदि इसमें से गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया डिडक्शन क्या 80C से लेके 80U तक सारे डिडक्शंस मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, अगर आप मुझे लिंक चाहिएगा तो मिल जाएगा। तो हो जाएगा कि सारे डिडक्शन जो गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए 80C से लेके 80U तक का, इनको अगर हम माइनस कर देते हैं, वहां से डिडक्ट कर देते हैं, डिडक्शंस का फायदा ले लेते हैं, तो उसके बाद जो इनकम आती है वो हो जाती है टोटल इनकम। यानी अगर ओरली बोले कीवर्ड अगर लेने 4 नंबर का, तो ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम में क्या आता है? ग्रॉस टोटल इनकम होता है
बिना डिडक्शन घटाए जो इनकम आती है, यानी डिडक्शन घटाने के पहले जो इनकम आती है टोटल जोड़ने पर, वो ग्रॉस टोटल इनकम है। और ग्रॉस टोटल इनकम में से अगर हम गवर्नमेंट के द्वारा दी गई डिडक्शन 80C से लेके 80U तक का घटा देते हैं, उसके बाद जो आता है वो टोटल इनकम माना जाता है। क्लियर है? ये कीवर्ड है, इसको मैंने बोर्ड पे इतना बताया कि आप 20 मार्क्स में भी लिख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। What do you understand by the terms annual value of house property? मैं आपको लगे हाथ बता दूं, एस्टिमेटेड पेपर ही बता रहे हैं तो डिस्कस आपसे कर रहे हैं। तो क्या मैंने लिखा है, What do you understand by the term annual value of house property? हाउस प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू बताइए। तो जरा बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, हाउस प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू क्या है। हाउस प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू अगर हम बात करें तो हाउस प्रॉपर्टी से क्या क्वेश्चंस बनता है, तो हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चंस मैं इस पेपर के लास्ट में डिस्कस करूंगा। बता दें क्या बनता है। हाउस प्रॉपर्टी में सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी होती है, कुछ क्या बोलते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड इनकम और जो है कुछ एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद हम आ जाते हैं एनुअल वैल्यू पर। म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने पर, म्युनिसिपल टैक्स के बाद हम आ जाते हैं, कुछ डिडक्शन घटाए जाते हैं, उसके बाद हम एनुअल वैल्यू पर आते हैं। एनुअल वैल्यू के बाद हम आ जाते हैं टोटल। आप बात करिए तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A घटाने के बाद तो हम आ जाते हैं आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर। क्लियर? तो मैं सीधा सीधा बता दूं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आता है, एनुअल वैल्यू आता है, क्या क्या इसमें फैक्टर है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, एनुअल वैल्यू है और इनकम और लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इतनी चीजें पूछी जाती हैं। तो एक क्वेश्चन मैं इसी पेपर के लास्ट में दूंगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का थ्योरी। जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से कुछ भी पूछा जाएगा तो उसके बाहर नहीं पूछा नहीं जाएगा, तो मैं आज बताऊंगा उसको। अभी तो क्वेश्चन पढ़ रहे। थर्ड नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? अल्पकालीन पूंजी संपत्ति दो तरह का होता है। पूंजी संपत्ति, एक अल्पकालीन पूंजी संपत्ति, एक दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति। एक शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के बेचने पर जो गेन हो जाता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेचने पर जो गेन हो जाता है उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कैसे डिसाइड करें, ये आपके पास रखने के दिनों के आधार पर होता है। कुछ एसेट 12 महीने, कुछ एसेट 24 महीने और कुछ एसेट 36 महीना आपके पास रखने पर होता है। तो कौन सी एसेट 12 महीने से कम होगी तो शॉर्ट टर्म होगा, 12 महीने से ऊपर होगा तो लॉन्ग टर्म होगा। कौन सी एसेट 24 महीने से कम होगा तो शॉर्ट टर्म एसेट होगा, 24 महीने से ऊपर होगा तो लॉन्ग टर्म एसेट होगा। अब कौन सी एसेट ऐसी है जो 36 महीने से कम होगा तो शॉर्ट टर्म होगा और 36 महीने से ऊपर होगा तो लॉन्ग टर्म होगा। इन सब का मैं एक डिटेल दिया हूं और एक पूरा मेरा वीडियो है, उसमें कम से कम 25 मिनट का 20 मिनट का, उसका मैं बोलिएगा तो मैं दे दूंगा, व्हाट्सएप पे बोलिएगा। अदरवाइज मैं इसको समझाया हूँ, तो अभी मैं समझाने चलूंगा तो मेरी बड़ी मेहनत पीछे हो जाएगी, क्योंकि अभी मैं छोटा छोटा समझा पाऊंगा। क्लियर? आगे अब बेटा मैं बात करता हूँ दिखावटी लेन देन। व्हाट इज मेंट बाय बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन? फर्जी का लेन देन को दिखावटी लेन देन कहते हैं। हमारी इनकम गलती से किसी और पे ट्रांसफर कर दिया है ना, एसेट ट्रांसफर कर दिया, ओनरशिप ट्रांसफर करा ही नहीं। ईयर के एंड में अच्छा एसेट ट्रांसफर कर दिया, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करा। मान लीजिए शेयर है मेरे नाम से चल रहा है, 31 मार्च आया, मुझे टैक्स देना है। अब मैंने क्या कर दिया, उस शेयर का इस महीने किसी को ट्रांसफर कर दिया 31 मार्च, क्योंकि मैं टैक्स देने से बच जाऊंगा। और जैसे अप्रैल खत्म हो गया, मई में फिर अपने नाम से ले लिया। इस ट्रांजेक्शन को कहते हैं फर्जी का ट्रांजेक्शन, झूठ मूठ का ट्रांजेक्शन, फर्जी दिखावा, गलत दिखावा। टैक्स से चोरी करने के लिए झूठ मूठ का ट्रांजेक्शन करते हैं, जिसे बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन के नाम से जानते हैं। इसकी डिस्कस मैंने करी हुई है एक चैप्टर में, ये थ्योरी है। जो बच्चे हमसे स्टडी करें उनको बकायदा नोट्स लिखा हुआ है, फोटोकॉपी जिसका दिया हुआ है ना। और अगर डाउट आता है तो फिर हमसे पूछ लीजिएगा। फिर मैं आगे बात करता हूँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स? क्या समझते हैं आप कि जब जिस जगह पे इनकम जनरेट हो जाए वहां से टैक्स काट के तब आपको पैसा मिले। कौन बनेगा करोड़पति देखे हैं ना। माना थोड़ी देर के लिए मैं चला गया कॉन्स्टेंट खेलने और उसमें 1 करोड़ रुपए का मैं विनर बन गया। बताइएगा सरकार मुझसे कितने पैसे चार्ज करेगी, कितना पैसा ले लेगी? सरकार 30% तुरंत ले लेगा और मुझे कितना दे देगा, 70 लाख। मुझे चेक कितने का मिलेगा, 1 करोड़ का। किसके द्वारा? सोनी टीवी के द्वारा। लेकिन सोनी टीवी के द्वारा 1 करोड़ का फोटो खिंचाएंगे हम, जबकि 70 लाख मेरे खाते में आएगा और 30 लाख कहाँ चला जाएगा, गवर्नमेंट के पास।
गवर्नमेंट सोनी टीवी चैनल से या जो ऐसे इनकम जनरेट होते हैं उनसे बोल रखा है कि आप मेरा हिस्सा दे देना, आफ्टर देन जो होल्डर है उसको पैसे देना, तो मुझे जो पैसे मिलेंगे वो टैक्स काट के तब पैसे मिलेंगे। तो सोनी टीवी से जो मुझे पैसा मिलेगा वो 1 करोड़ मिलेगा, 70 लाख मिलेगा, 70 लाख मिलेगा, ओके ना। लेकिन अगर पूछी जाएगी बताइए आपको कितने इनकम पे टैक्स देना है, तो मुझे जो टैक्स देना है जो मेरी इनकम मानी जाएगी वो 1 करोड़, लेकिन 30,000 तुरंत जो है 30 लाख तुरंत गवर्नमेंट के खाते में जाएगा और 70 लाख मुझे मिलेगा। क्लियर? लेकिन इसके लिए बड़ा क्राइटेरिया है, पूरा चैप्टर है टीडीएस, मैंने डिस्कस भी करा हुआ है, डाउट होगी तो मैं फिर से बता भी दूंगा, लेकिन बता दिया क्या होता है टीडीएस। टीडीएस होता है जब इनकम जनरेट होता है पहले टैक्स काट के तब आपको इनकम मिलता है, ऐसे इनकम को हम कहते हैं आफ्टर टीडीएस एंटायर डिडक्शन एट सोर्स। जो इनकम कमाई गई उसमें से टैक्स काट के तब आपको पैसा मिला हुआ है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अब सेक्शन ए पर आते हैं। ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस 20 मार्क्स के क्वेश्चन का मैं आंसर भी दूंगा, कीवर्ड के साथ साथ एक बड़े पैमाने पे क्वेश्चन है, तो इसको मैं समझाया हूँ, वीडियो बच्चा मुझसे मांग लेगा। यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज मेंट बाय डीम्ड इनकम। बड़ी बात है यार, सबसे पहले मैं इस कीवर्ड को यहाँ बताऊंगा बच्चे को, डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम क्या है, तो बड़ा फैक्टर है, समझिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं डीम्ड का मतलब है। डीम्ड का मतलब होता है के तरह माना जाना। डीम्ड का मतलब क्या होता है, के तरह माना जाना, और डीम्ड हो गया और डीम्ड के साथ इनकम हो गया। डीम्ड एसएससी होता तो एसएससी की तरह माना जाना, एसएससी है नहीं लेकिन उसको ट्रीट कैसे करना है, एसएससी करदाता की तरह ट्रीट करना है। इसी तरह से डीम्ड इनकम वाले, इनकम आपका है नहीं, इनकम किसी और का है, लेकिन आपकी इनकम मानी जाएगी, तो कौन सा वो सर्कमस्टेंसेस है, कौन सा सिचुएशन है, कौन सी वो स्थिति आ जाती है कि जब इनकम किसी और की और दूसरे को टैक्स देना पड़ जाता है। क्लियर? एक बात बता दूं, पहले डीम्ड एसएससी बता दूं। मिस्टर एक्स और मिसेज एक्स एक कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। कौन? मिस्टर एक्स और मिसेज एक्स कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। उनका बच्चा जो है वो वाई, और वाई अभी छोटा है, 2, 3, 4, 5 या 6 ईयर्स का। अब उस बच्चे को पालन पोषण करने के लिए उनके मामा, उनके चाचा, उनके कोई रिलेटिव्स आ जाते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं। ये बताइए क्या एक्स वाई जो इनकम जनरेट कर गए हैं या इनकम का संसाधन बना दें जिससे इनका इनकम हर बार आता रहेगा, या जो उनकी इनकम मिलेगी, तो उनके पैसे को कौन देख रेख कर रहा है? ये वाई जो उनका लड़का वो देख रेख कर रहा है कि जो उनका अटेंडेंट आए हैं वो देख रेख कर रहा है? अटेंडेंट का मतलब मामा चाचा, जो भी उनको देख रेख करने के लिए व्यक्ति अपॉइंट करा गया, जो व्यक्ति निर्धारित करा गया, जो व्यक्ति उनको देख रेख कर रहा हो, कौन करेगा? जो मामा चाचा फूफा डिसाइड हो वही करेंगे। ये बताइए उनका इनकम पाएगा कौन? ये मामा चाचा फूफा, तो ये पाएंगे तो उस इनकम पे भी टैक्स देना पड़ता है, लेकिन कौन देगा? मामा चाचा फूफा। तो क्या मामा चाचा फूफा ये लोग जो अटेंडेंट हैं ये लोग इनकम जनरेट करे हैं? नहीं। ये इनकम कौन जनरेट करा है? इनकम तो जनरेट किया भैया मिस्टर एक्स और मिसेज एक्स ने। अब इनका इनकम ये यूज कर रहे हैं, बच्चे का पालन पोषण के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये जो हो गए, जो जेड हो गए, मामा चाचा फूफा को हम जेड नाम दे देते हैं, ये जेड जो हो गए, मिस्टर जेड जो है डीम्ड एसएससी है, और इनके लिए जो उनका इनकम है वही डीम्ड इनकम है। ये कौन हो गए? डीम्ड एसएससी। ये मामा चाचा कौन हो गए? डीम्ड एसएससी। और यही एसएससी जो उनका इनकम इनके हाथ में आ रहा है उसी को कहते हैं डीम्ड इनकम। क्या कहते हैं? डीम्ड इनकम। क्या कहते हैं? डीम्ड इनकम। क्लियर? बात समझ में आई? यस। फिर से एक बार छोटी सी स्टोरी, एक्स वाई, मिस्टर एक्स और मिसेज वाई, मिसेज एक्स, मिस्टर एक्स और मिसेज एक्स एक ट्रेजिक कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। जो उनका बच्चा है जिसका नाम है वाई, अब वाई को देख रेख करने के लिए जेड आते हैं, तो जेड क्या करेंगे? एक्स, मिसेज एक्स और मिस्टर एक्स की जितनी भी इनकम है वो मालिक बन जाएंगे और उसी में से बच्चे को जो नेसेसरी खर्चे होते हैं उस खर्चे को पे ऑफ करेंगे। लेकिन ये इनके इनकम को ले रहे हैं, तो ये जो हो गए ये अब टैक्स देंगे किसके इनकम का? मिस्टर एक्स और मिसेज एक्स के इनकम का। तो ये कौन हो गए? डीम्ड एसएससी। ये बताइए ये कमाए हैं कि एक्स कमाए थे? एक्स और मिसेज एक्स कमाए थे, एक्स और मिसेज एक्स कमाए थे। तो ये जो इनकम पा रहे हैं उस इनकम को क्या नाम देंगे? डीम्ड इनकम। इनका इनकम है नहीं लेकिन इनका इनकम की तरह माना जाएगा।
तो यह डीम्ड इनकम हो गया और यह व्यक्ति जो बन गया वो डीम्ड एसएससी बन गया। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। हाँ जी, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ दूं। इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस इज द इनकम ऑफ वन पर्सन ट्रीटेड एज एन अदर पर्सन? कौन सा वह सिचुएशन, कौन सा सर्कमस्टेंसेस है कि एक व्यक्ति की इनकम दूसरे व्यक्ति की इनकम मानी जाती है? और आप जान भी गए कि एक व्यक्ति की इनकम जो दूसरे व्यक्ति की इनकम मानी जाएगी उससे भी हम डीम्ड इनकम कहते हैं। डीम्ड इनकम मतलब हमने नहीं कमाया, कोई और कमाया और उसकी कमाई पर हमको टैक्स देना है, तो हम डीम्ड एसएससी हैं और ये जो इनकम जनरेट हो रहा है वही डीम्ड इनकम हो रहा है। इसकी पूरी वीडियो लेक्चर्स हैं, आप मुझे इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज अपने बच्चों को इसकी मैंने नोट्स भी दे रखी है। क्लियर? इसके बाद मैं आगे चलता हूं। अब अगला क्वेश्चन, क्योंकि मैं पेपर ही बता नहीं पाऊंगा अगर आंसर देते चला तो। क्लियर? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, बोर्ड पे लिखा हुआ है, हाउ इज द रेसिडेंस ऑफ एसोसिएट डिटरमाइंड फॉर इनकम टैक्स पर्पस? एक्सप्लेन द इंसिडेंट ऑफ रेसिडेंस ऑफ टैक्स लायबिलिटी। आयकर के लिए करदाताओं का निवास स्थान किस प्रकार निर्धारित करा जाता है? निवास स्थान का कर दायित्व का भार समझाइए। 2 क्वेश्चन हैं। देखिए भाई, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर 10 मार्क्स में पूछ ले तो 2 क्वेश्चन बना देगा कि आयकर के करदाताओं का निवास स्थान किस प्रकार निर्धारित करा जाता है। यह 4 नंबर में इंडिविजुअल का पूछ सकता है। क्लियर? 10 नंबर में पूछने की बात, यानी इस निवास स्थान रेसिडेंटल स्टेटस जैसे चैप्टर से एक क्वेश्चन बनना फिक्स है। तो अगर रेसिडेंटल स्टेटस आप स्टडी कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन इसका फिक्स रहेगा, या 4 मार्क्स में आएगा छोटा करके पूछ लेगा, 10 मार्क्स में आएगा तो एक क्वेश्चन पूछेगा, 20 मार्क्स में आएगा 2 क्वेश्चन को मर्ज करके पूछ लेगा। जरा देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछा है। आयकर के लिए करदाताओं का निवास स्थान किस प्रकार निर्धारित करा जाता है? कि आयकर के लिए निवास स्थान किस प्रकार निर्धारित किया जाता है, कैसा बताया जाता है, कैसे हम लोग आयकर का निवास स्थान निर्धारित करते हैं, ये बताना है। आगे लिखा हुआ है, निवास स्थान का कर दायित्व का भार समझाइए और टैक्स लायबिलिटी समझाइए। जो रेसिडेंस है, निवास स्थान का टैक्स लायबिलिटी समझाइए। 2 क्वेश्चंस हैं। ये पूरा चैप्टर है रेसिडेंटल स्टेटस, और पूरे चैप्टर्स को उठा के इस क्वेश्चन में दे दिया। तो अगर रेसिडेंटल स्टेटस चैप्टर हमको लगता है 3 चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 3, अगर हम इस चैप्टर नंबर 3 को स्टडी कर लेते हैं इनकम टैक्स एचएससी मल्होत्रा की राइटर किताब से, ये जान लीजिए कि एग्जाम में आना फिक्स है तो फिक्स है, चाहे 10 में, चाहे 4 में, चाहे 20 में। मैंने अभी 20 में एस्टिमेट करके रखा हुआ है इस साल के लिए, देखिए क्या है, लेकिन 20 में आप कर लेंगे तो 10, 4 सब में आ जाएगा। तो मैं डिस्कस करता हूँ। अच्छा, निवास स्थान, बच्चे लोग क्या करें, दिमाग में जनरली क्या आता है कि सर जी आप भारत में हो, भारत के निवासी हो। मैं कहाँ का हूँ, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर का मैं भारत का निवासी हूँ ना। इनकम टैक्स के लिए निवास स्थान के लिए क्या है कि भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति से निवास स्थान नहीं बनाई जाती। यहाँ के वोटर आईडी कार्ड से निवास स्थान नहीं घोषित करा जाता है। यहाँ के आधार कार्ड से यहाँ का निवास स्थान नहीं घोषित करा जाता है। भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का निवासी नहीं है, निवासी है इनकम टैक्स के पर्पज से। इनकम टैक्स जो पढ़ रहा हूं मैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में रेसिडेंस का मतलब भारत में जन्म लेने से नहीं है। विदेश में कोई जन्म लेता है उससे वह अनिवासी नहीं माना जाएगा, नॉन रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। रेसिडेंस और नॉन रेसिडेंस के लिए जो क्राइटेरिया फुलफिल है वो कौन सी है, भारत में प्रीवियस ईयर में रहने के दिनों के आधार पर निर्धारित करा जाता है। तो कितने व्यक्ति होते हैं, व्यक्तियों की संख्या टोटल होती है 7, है ना, 7 व्यक्ति होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला हम बात करें, इंडिविजुअल होता है, फर्म होता है, कंपनी होता है, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होता है, लोकल अथॉरिटी होता है और आर्टिफिशियल एंड जुडिशियल पर्सन होता है। यह 7 व्यक्ति होते हैं और 7 व्यक्तियों का टैक्स लायबिलिटी समझाना होता है। 7 व्यक्तियों का रेसिडेंटल स्टेटस समझाना पड़ता है कि कौन किस केस में भारत का निवासी है और कौन किस केस में भारत का अनिवासी है। तो भारत में जन्म लेने से भारत का निवासी नहीं माना जाता है इनकम टैक्स में। भारत में प्रीवियस ईयर में रहने के आधार पर
तो सबसे पहले इन 7 में से हम पहला डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल का, है ना। मैंने अपने लेक्चर में 7 को डिफाइन करा है। जिस बच्चे को चाहिए मैं इसका नोट्स भेज के उसको पर्सनली समझा भी सकता हूँ। मेरे बच्चों के पास ये नोट्स इसकी बकायदा पड़ी हुई है। आज मैं बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंस है, इसीलिए इसको वीडियोस में मैं दे रहा हूँ। तो क्या है, इंडिविजुअल के लिए रहने के दिनों के आधार पर, फर्म के लिए, कंपनी के लिए, बिजनेस कंट्रोल और मैनेजमेंट के आधार पर, तो 7 व्यक्तियों का बताएंगे। तो प्रीवियस ईयर में कैसे आपने पढ़ा हुआ था, 2 कंडीशन होता है, एक बेसिक कंडीशन होता है, एक एडिशनल कंडीशन होता है। बेसिक कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं तो रेसिडेंट हो जाते हैं, नहीं फुलफिल कर पाते हैं तो नॉन रेसिडेंट हो जाते हैं। एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं तो क्या बोलते हैं, एडिशनल कंडीशन अगर फुलफिल कर लेते हैं तब आप बन जाते हैं साधारण और असाधारण निवासी। साधारण और असाधारण के लिए, रेसिडेंस और नॉन रेसिडेंस के लिए, रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए साधारण और असाधारण, रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए क्राइटेरिया बताएंगे। एडिशनल कंडीशन फुलफिल होता है तो साधारण है और नहीं होता है तो असाधारण है। ये मैं डिस्कस करूंगा तो 25 मिनट में इसी में खा जाऊंगा, इसीलिए अलग से डिस्कस कर रहा हूँ। आज मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, ओके ना। तो रेसिडेंटल स्टेटस तो एग्जाम में मैं कैसे बताऊंगा, इंडिविजुअल के लिए अलग, एचयूएफ के लिए अलग, फर्म के लिए अलग, कंपनी के लिए अलग, बाकी सब अलग। इसके बाद हम पढ़ते हैं टैक्स लायबिलिटी। कौन इनकम किसके लिए टैक्स लायबिलिटी है, तो 3 तरह के व्यक्ति बना लूंगा। एक रेसिडेंटल, एक ओआर होता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एक होता है एनओआर नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और एक होता है एनआर नॉन रेसिडेंट। 3 बना लेते हैं और 3 वही रेसिडेंटल चैप्टर में दिया हुआ है ये। और उसके बाद देखते हैं कौन इनकम, जैसे 6-7 बना लेते हैं। इनकम भारत में कमाई गई है कि कमाई की तरह मानी गई है, इनकम भारत में प्राप्त की गई है कि प्राप्त करने की तरह मानी गई है। ये सब सारे सर्कमस्टेंसेस क्राइटेरिया है और उसके हिसाब से टैक्स लायबिलिटी का बर्डन समझाया गया है ना, वही टैक्स लायबिलिटी। तो दोनों का आंसर आपको अलग अलग देना है। पहले आपको रेसिडेंटल स्टेटस देना है, तो 7 व्यक्ति किस दशाओं में रेसिडेंस हैं भारत के और रेसिडेंस नहीं है ये बताना है। और 7 व्यक्ति के बताने के बाद फिर आते हैं टैक्स लायबिलिटी के लिए, तो जो चार्ट बनना है चार्ट समझाना है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है डिस्कस द प्रोविजन रिलेटेड टू सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस से संबंधित प्रावधानों को बताइए। तो सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, सेट ऑफ क्या होता है पहले समझ जाइए, और कैरी फॉरवर्ड क्या होता है। इसके लिए पहले मैंने 2 पेज दिया हुआ है बच्चों को। जिन बच्चों को डाउट्स होगी वो बच्चे बोलेंगे, अदरवाइज मैं चैप्टर्स अलग से सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड वीडियोस अपलोड किया हूं, वहां से मैं बता दूंगा। सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड क्या होता है मैं आपको समझा दूं। सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड क्या है। सेट ऑफ क्या होता है, मैं 5 सोर्सेस से इनकम, मान लें कि मेरे पास 2 हाउस प्रॉपर्टी है, एक हाउस नंबर 1 और हाउस नंबर बी। हाउस नंबर ए से 20,000 रुपए की लॉस है और जबकि हाउस नंबर बी से 40,000 रुपए की 50,000 रुपए की प्रॉफिट है। तो मैं क्या करूंगा, इस लॉस को इस इनकम से सेट ऑफ कर दूंगा। जैसे 50,000 का इससे प्रॉफिट हो रहा है और 20,000 का इससे लॉस हो रहा है, तो टोटल हम प्रॉफिट कितनी मानेंगे, इस 50 में से इस 20 को घटा देंगे, कितना बचेगा 30,000 रुपए, और यही 30,000 जो है आपका हो जाएगा इनकम। तो ये जो 20,000 रुपए आप क्या किए हैं, माइनस किए। तो सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, माइनस करना। तो क्या माइनस कर दिया, एक हाउस नंबर ए से मुझे क्या हो गया था, लॉस, हाउस नंबर बी से क्या होता है, प्रॉफिट। तो इसके लॉस को इसकी प्रॉफिट से क्या कर दिया, माइनस कर दिया है। यानी 20,000 की लॉस थी, 50,000 की प्रॉफिट थी, तभी मेरी प्रॉफिट कितनी से होगी, 30,000 रुपया। इसको कहते हैं सेट ऑफ। अब देखिए मेरे पास 5 सोर्सेज होते हैं इनकम कमाने के, तो 5 में से कैसे सेट ऑफ कर सकते हैं। सैलरी को किससे सेट ऑफ कर सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी को किससे सेट ऑफ कर सकते हैं, बिजनेस प्रोफेशन को कैसे सेट ऑफ कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म को कैसे सेट ऑफ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को किससे सेट ऑफ कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को किससे सेट ऑफ कर सकते हैं, किसको कैसे सेट ऑफ कर सकते हैं, इस बात का हम डिस्कस करे हैं, ये वीडियोस में आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो सेट ऑफ। अब कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है कि इस साल लॉस हो गए हाउस प्रॉपर्टी से, तो क्या अगले साल के हाउस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट से मैं सेट ऑफ कर सकता हूँ, या हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को अगले किस प्रॉफिट से मैं कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर सकता हूँ। तो कैरी फॉरवर्ड मतलब इस साल का लॉसेस अगले साल ट्रांसफर करना, यह लॉस कितने सालों तक ट्रांसफर होगा। माना इस साल मैंने 20,000 का लॉस बियर कर दिया हाउस प्रॉपर्टी पर, अगले साल हाउस प्रॉपर्टी में मुझे 40,000 का प्रॉफिट आ रहा है,
इस साल का लॉस अगले साल तक ले जाएंगे और अगले साल के इनकम में से माइनस कर देंगे। अगर अगले साल भी मुझे लॉस हो गया तब क्या करेंगे, इन दोनों को अगले साल ले जाएंगे, मतलब थर्ड ईयर ले जाएंगे, और उस ईयर प्रॉफिट हो गया तो सेट ऑफ कर देंगे। और अगर नहीं तीसरे साल होगा तो चौथे साल ले जाएंगे, इस तरह सेट ऑफ कर देंगे। तो बताइए सर कितने दिनों तक इस लॉस को ढोते रहेंगे प्रॉफिट की उम्मीद में। तो जितने दिनों तक प्रॉफिट नहीं होगा तो कितने दिनों तक, अभी मैं नियम नहीं बता रहा हूँ, बस आया है बात पे तो बोल दे कि हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को 8 सालों तक सेट ऑफ कर सकते हैं, यानी 8 सालों तक इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस लॉस को आगे ले जाइए, अगर वहां भी नहीं प्रॉफिट हुआ तो उसको आगे ले जाइए, उसे आगे ले जाइए। कितने दिनों तक ले जा सकते हैं, 8 सालों तक ले जा सकते हैं। 8 ईयर्स में ट्रांसफरेबिलिटी का इसका होता है, 8 ईयर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है ढोना, कितने साल तक इस लॉस को ढोए और किस लॉस को किस इनकम से सेट ऑफ करें, वो हो गया सेट ऑफ। तो सेट ऑफ का मतलब घटाना, इस लॉस को किस प्रॉफिट से घटा सकते हैं, और कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे कैरी करना। तो ये बात कीवर्ड है छोटी छोटी, लेकिन ये बात मैं पूरा वीडियो लेक्चर दिया हूँ, मेरे पास अच्छी सी नोट्स है इसकी, बच्चा मुझसे फोन करके ये डाउट पूछ सकता है। मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट आ गया कि enumerate expenses which are disallowed in computing income from business. What deductions are allowed on actual payment only? व्यवसाय की आय की गणना करने में अस्वीकृत व्यय को बताइए। दूसरा, कौन सी कटौतियां व्यवसाय भुगतान होने पर ही स्वीकृत होती हैं। देखिएगा, हाउस प्रॉपर्टी से अगर कोई सवाल पूछता है तो क्या पूछता है, एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और बहुत पूछ लेगा तो इंटरेस्ट और म्युनिसिपल टैक्स ही पूछेगा। तो ये 3-4 पॉइंट्स उसके क्लियर कट है, एक ही ग्राफ में मेरे वो निकल के आ जाता है। ओके, अब मैं जरा डिस्कस कर रहा हूँ, बच्चा ध्यान से सुनेगा। डिस्कस क्या है, व्यवसाय की आय की गणना करने में अस्वीकृत व्यय को बताइए। अब जरा देखिएगा, अगर बिजनेस प्रोफेशन से थ्योरी पूछ लिया तो मेरा मानिए ना मेरा, अगर बिजनेस प्रोफेशन से अगर आपका थ्योरी पूछेगा तो 2 ही पूछेगा, स्वीकृत कटौती और अस्वीकृत, डिडक्टेबल, एडमिसेबल और नॉन एडमिसेबल। यानी ऐसे खर्चे जो अपने प्रॉफिट से घटाने की अथॉरिटी आप रखते हैं उसे कहते हैं डिडक्टेबल या एडमिसेबल। ऐसे खर्चे जो अपने प्रॉफिट से घटाने के अधिकारी नहीं हैं उसे कहते हैं नॉन एडमिसेबल। ठीक है, अब ये एडमिसेबल और नॉन एडमिसेबल, देखिए भाई, जब हम पीएल अकाउंट बनाते हैं ना तो ऑल एक्सपेंसेस डिडक्टेड फ्रॉम पीएल, प्रॉफिट से घटा देते हैं नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। लेकिन इनकम टैक्स में, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे ये देखना पड़ता है कौन सी खर्चे को हम प्रॉफिट से माइनस करने के लायबल हैं और कौन सी खर्चे को प्रॉफिट से माइनस करने के लायबल नहीं है। तो जिन खर्चों को प्रॉफिट से माइनस करने का अधिकार है वह एडमिसेबल है, और जिन खर्चे को प्रॉफिट से माइनस करने का अधिकार नहीं है वो नॉट एडमिसेबल है। तो कौन सा, अब यहाँ क्या पूछा है, एडमिसेबल की नॉन एडमिसेबल? नॉन एडमिसेबल, अस्वीकृत व्यय को बताइए कौन खर्चे हैं जो अस्वीकृत है। तो जरा देखिएगा, पूरा एक चैप्टर है, मैं 10 सेकंड में क्या बोल पाऊंगा उसको, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए बताने की कोशिश। जो पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं वह एडमिसेबल नहीं है, जो कैपिटल लेवल नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं वह एडमिसेबल नहीं है, जो एबनॉर्मल लॉस होते हैं वह एडमिसेबल नहीं है ना। और एडमिसेबल क्या है, जो बिजनेस के खर्चे होते हैं वह एडमिसेबल है, जो रिकरिंग नेचर का होता है वह एडमिसेबल है, जो रेवेन्यू नेचर का खर्चा होता है वह एडमिसेबल है। ठीक है ना, जो नॉर्मल लॉसेस होते हैं वो एडमिसेबल है। तो कौन कौन सा एडमिसेबल नहीं है, कैपिटल लॉस एडमिसेबल नहीं है, एबनॉर्मल लॉस एडमिसेबल नहीं है ना, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस एडमिसेबल नहीं है, पर्सनल एक्सपेंसेस एडमिसेबल नहीं है। अब ये खर्चे एडमिसेबल नहीं, बिजनेस के खर्चे में से नहीं घटा सकते। यानी इंप्लॉय घूमने गया, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस दिया है तो इंप्लॉय के लिए दिया है तो अलाउड है। अपने साथ अपने बीवी को लेकर घूमने जाते हैं हम ऊटी, अब उसका जो खर्चा आ रहा है वो बिजनेस से नहीं घटा सकते क्योंकि बिजनेस का खर्चा नहीं, वो पर्सनल एक्सपेंसेस है। तो अलाउड और डिसअलाउड एक्सपेंसेस अगर नहीं आप पढ़े होंगे तो पूरी किताब को पढ़ डालिएगा, डाउट होगी तो मुझे पूछेगा, वैसे मेरी वीडियो अवेलेबल है। तो कौन सी बात बोला मैंने, अलाउड और डिसअलाउड, तो ये आप बहुत बकायदा पढ़िएगा, एग्जाम में आना ही आना है इस चैप्टर से।
मेरे 4 पेपर देने का 3-4 पेपर देने का पर्पज यही होगा कि आप पूरी चैप्टर्स को अच्छे से जान जाए, है ना, और इसके कीवर्ड्स के साथ साथ पूरी समरी और इसकी पूरी डीप में पढ़ डालें। चले आगे। तो भैया अस्वीकृत व्यय आप जान गए, एक लाइन में बोल दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब घटाए नहीं जाते हैं, और क्या है, एबनॉर्मल लॉस घटाए नहीं जाते हैं, पर्सनल एक्सपेंडिचर घटाए नहीं जाते हैं, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस घटाए नहीं जाते। आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद लिखा है कौन सी कटौती वास्तविक भुगतान होने पर ही स्वीकृत है। अच्छा, ये जो है लास्ट वाली लाइन जरा देखिएगा, एक क्वेश्चन ये बन गया, दूसरा क्वेश्चन ये, कौन सी कटौती जो एक्चुअल पेमेंट करते हैं तो उस पे होता है। तो इसके लिए पूरा प्रोविजंस मैंने बता रखा है कि कब एक्चुअल पेमेंट होने पर ही ये खर्चे, ये डिडक्शन होगी, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये फिर हम आगे लिख लेते हैं, इसको इरेज करें, आप कॉपी कर लीजिए। हाँ जी, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है सेक्शन बी। सेक्शन बी में से भी किसी 2 क्वेश्चन को ही करना हो। क्वेश्चन नंबर 6 एक क्वेश्चन माना जाएगा, इसके 2 पार्ट है, ए और बी। ए और बी को कंप्लीट करने पर ही 6 कंप्लीट माना जाएगा। 7 का ए और बी कंप्लीट करने पर ही एक क्वेश्चन माना जाएगा। क्लियर? ऐसा नहीं 6 का ए कर दीजिए और 7 का बी कर दिए तो कंप्लीट माना जाएगा, ना। 6 को कंप्लीट करने के लिए ए और बी दोनों को कंप्लीट करना पड़ेगा। ए 10 नंबर का, बी 10 नंबर का, दोनों मिला के क्वेश्चन नंबर 6 20 नंबर का है। जरा देखिए, डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स एविएशन। हिंदी में लिखा कर बचाव और कर अपवंचन में अंतर बताइए। तो क्या है टैक्स अवॉइडेंस और क्या है टैक्स एविएशन। टैक्स एविएशन में होता है टैक्स की चोरी। टैक्स एविएशन में क्या होता है, टैक्स की चोरी। और टैक्स अवॉइडेंस का मतलब भी होता है टैक्स की चोरी। लेकिन ना आखिर दोनों में अंतर है, तब तो अंतर पूछा है। तो टैक्स एविएशन में होता है टैक्स की चोरी, यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उन प्रोविजंस को बियॉन्ड ऊपर जाके, प्रोविजन को तोड़ के, ब्रेक करके, यानी प्रोविजन को ना मान के टैक्स की चोरी कर लेते हैं, वह होता है टैक्स एविएशन, टैक्स की चोरी। अपवंचन को हम टैक्स की चोरी लिख सकते हैं, है ना। टैक्स एविएशन का मतलब होता है चोरी, है ना। टैक्स की चोरी ही टैक्स एविएशन होता है, टैक्स की चोरी ही टैक्स का एविएशन होता है। तो टैक्स की चोरी, अपवंचन को हम चोरी लिख सकते हैं। तो क्या होता है कि टैक्स गवर्नमेंट के लॉ जो बनाई गई है, इस लॉ के रिगार्डिंग ही टैक्स पे करना, तो लॉ को ब्रेक करके जो टैक्स की चोरी करते हैं उसे टैक्स एविएशन बोला जाता है। अब टैक्स अवॉइडेंस क्या है कि गवर्नमेंट की कुछ कमियां होती हैं, जो लॉ बनाई गई है ना, लॉ में कुछ कमियां हैं, उस कमी के आधार पर उसी कमी को बेस बना के और टैक्स की चोरी कर लेना। फिर जब सरकार को पता चलती है ओफो इन्होंने तो ऐसे चोरी कर लिया, बताइए बड़े साथी हैं सब, अच्छा काम करो लॉ बना दो, फिर उसके पीछे लॉ बन जाता है। तो टैक्स एविएशन, टैक्स अवॉइडेंस मैंने होता है टैक्स नहीं पे करते, कम पे करते हैं, टैक्स को बचाते हैं, नहीं पे करते हैं, चोरी करते हैं। लेकिन कैसे? टैक्स के गवर्नमेंट के रूल के दायरे में रहते हुए। तो रूल के दायरे में रहते हुए टैक्स की चोरी अगर करते हैं तो टैक्स अवॉइडेंस होता है, यानी टैक्स गवर्नमेंट की जो रूल से बनी है उस रूल में कुछ कमियां होती है, उस कमियों को पकड़ के करते हैं। तो ये भी आपको लिए भाई दंडनीय अपराध तो नहीं हो सकता। अब रूल अमेंड कर दिए जाते हैं, सुधार कर दिए जाते हैं और अब से वो चोरी नहीं आप कर पाएंगे, लेकिन ये करना ठीक नहीं है। आगे टैक्स एविएशन, टैक्स की चोरी, कानून को तोड़ के, प्रॉफिट कम दिखा के, इन खर्चे ज्यादा दिखा के और अपनी प्रॉफिट की लायबिलिटी, टैक्स की लायबिलिटी कम दिखा देते हैं, टैक्स इस तरह से हम चोरी कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है हाउ इज द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस कैलकुलेट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। वेतन शीर्षक क्या है, कर मुक्त मकान का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। भाई देखिए 10 नंबर में दिया है, 20 नंबर में आ जाए तो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो हम कैसे इसको डिस्कस करते हैं जरा बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एक होता है HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस। हाउस रेंट अलाउंसेस क्या है? जब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को किराए पे लेके मकान रहने की सुविधा देता है, कहता है तुम ये ले लो हमसे 2000 रुपए, जाओ कोई मकान ढूंढ लो और किराए पे रहो, ये तुम्हारे मकान का किराया देते हैं। इसे हाउस रेंट अलाउंसेस कहा जाता है।
या कहता है कि आप कोई मकान ढूंढ लो, किराए पे रहो, और जिस मकान में किराए पे रहोगे उसका किराया मैं दूंगा, ये लो मेरे हिसाब से 3000 रुपए। ये जो होता है वो होता है HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस। अच्छा, अलाउंसेस और परक्यूजिस्ट में अंतर क्या होता है? अलाउंसेस होता है एम्प्लॉय के द्वारा एम्प्लॉय को दिया गया सुविधाओं का पैसे में दे देना, जैसे मकान किराया दे देना, लो किराया किसी मकान में रह लो। अगर मकान ही दे दे कि लो मकान, इसमें तुम रहो, तुमको किराया नहीं देना पड़ेगा, इसको कहते हैं परक्यूजिस्ट, है ना। इसको कहते हैं अनुलाभ, तो उसको कहते हैं अलाउंसेस, भत्ता, और इसको कहते हैं अनुलाभ। यानी चलने के लिए कार दे देना, ये परक्यूजिस्ट है। आप आते जाते हैं, इसके लिए किराए का पैसा दे देना, ये अलाउंसेस है। तो हम अलाउंसेस नहीं, परक्यूजिस्ट की बात कर रहे हैं। तो ऐसा मकान जो या तो, अब कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, इस टॉपिक को कैसे निकालेंगे? दो तरह से पार्ट बना देंगे कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो एग्जेम्प्ट है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो फिर आएंगे देखेंगे यह मकान ओनर का है कि ओनर किराए पे लेके दिया है। ओनर का है तो मकान कैसा है, या किराए पे लेके दिया तो मकान कैसा है। ओनर का है तो मकान कैसा है, मकान फर्निश्ड है कि मकान अनफर्निश्ड है। फर्निश्ड है तो कैसे निकाला जाएगा, अनफर्निश्ड है तो कैसे निकाला जाएगा। ये हमने पॉपुलेशन का क्राइटेरिया देके बताया है। डिस्कस करूंगा तो वक्त लग जाएगा, मन में तो आ ही रहा कि डिस्कस कर लूं, लेकिन इसका मैंने बहुत बाकायदा वीडियोस और नोट्स आपको दिए हैं, अगर आपको डाउट होगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा। तो भैया हाउस रेंट क्या होता है, परक्यूजिस्ट बताना है आपको, किसका, मकान जो फ्री में रहने के लिए मिला है उसी की वैल्यू बतानी है। आगे बढ़ते हैं 7 का A नंबर, एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस। इनकम टैक्स पर्पसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योरिटीज यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, है ना, फॉरेन कंपनी सिक्योरिटीज, तमाम तरह की सिक्योरिटीज मैंने डिस्कस करी है, उसी सिक्योरिटीज की टाइप्स बतानी है। आगे आता हूं, लिखा है एक्सप्लेन द डिडक्शन of expenditure on scientific research in computing income tax business। यानी जरा देखिएगा, व्यवसाय से आय की गणना करने में वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय की कटौती को समझाइए। देखिएगा, वैज्ञानिक अनुसंधान पर जो व्यय होते हैं, डिडक्शंस होते हैं, उसकी कटौती कितनी, 100%, 125 और 150%, ये कितना परसेंट होता है और किस तरह से लागू किया जाता है, ये मैंने आपको क्लियर बहुत ब्रॉड लेवल में बताया है। तो इसकी आप वीडियोस देख लेंगे, यहाँ बताऊंगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको जल्दी जल्दी बताने में। तो अब मैं एक पॉइंट और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, 7 हो गए, 8 और 9 मैं लिख दूं तो एक पेपर मेरा होता है कंप्लीट। ओके, जल्दी कॉपी करें। सेक्शन बी का अगला क्वेश्चन है 8A और 8B। 8A क्या है, राइट अ नोट ऑन एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स पे नोट लिखना है कि जब एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स करते हैं तो इससे रिलेटेड सारे जो रूल्स लिखे हैं ना, वो सारे रूल्स रिगार्डिंग जो लिखने हैं एडवांस टैक्स पेमेंट। एडवांस टैक्स पेमेंट क्या होता है, एसएससी एडवांस में टैक्स पे कर देते हैं। तो जब टैक्स पे कर देता है तो कौन कौन से डिडक्शंस मिलती हैं और उसको कैसे रिफंड करा जाता है, उसको क्या ब्याज मिलता है, क्या रेट है, इंटरेस्ट है, ये सारी जो डिस्कस करें उसी को लिखना है। अगला लिखा है एक्सप्लेन द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D और 80E। मैंने 80D से लेके 80U तक का पढ़ा डाला है और 80D और 80E बड़ा डीप में पढ़ा है। अभी मैं नहीं बता पा रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरी वीडियोस बड़ा लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो लिखा है डिडक्शन, एक्सप्लेन द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D और 80E, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, डिफाइन एसएससी एंड प्रीवियस ईयर। एसएससी और प्रीवियस ईयर के बारे में बताना है। प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर है जिस ईयर में हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। अभी असेसमेंट ईयर 2020-21 चल रहा था और प्रीवियस ईयर क्या है 19-20, यानी जिस ईयर में टैक्स देना, जिस ईयर के इनकम पे टैक्स देना उसे क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कैसे हो सकता है, या तो कंप्लीट ईयर हो सकता है या कुछ मंथ में हो जाता है। ओल्ड बिजनेस है तो कंप्लीट ईयर माना जाएगा, न्यू सेटअप बिजनेस है तो कुछ दिनों का भी प्रीवियस ईयर हो सकता है। ईयर का मतलब कोई जरूर नहीं कि 1 साल ही हो, है ना। तो ये मैंने अभी बिल्कुल कुछ नहीं आपको समझा पाया, जल्दी जल्दी में हूँ, वीडियो छोटा करना है, बड़ा हो जा रहा है। आप इसको मुझसे पढ़ सकते हैं, मैंने बकायदा इसका नोट्स बना रखा है। आगे बढ़ते हैं, ऑन विच एसेट डेप्रिसिएशन इज अलाउड। किस एसेट पे डेप्रिसिएशन अलाउड है, और जब हम बिजनेस का हाउस प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो किस एसेट पे डेप्रिसिएशन अलाउड है और किस एसेट पर
कितना परसेंटेज डिप्रिसिएशन अलाउड है, प्री डिसाइडेड है इनकम टैक्स प्रोविजन में। तो यही बातें यहाँ पूछ रखी है। इस तरह से ये अपना पहला वीडियोस खत्म। मैं बताता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। मैं आगे बातें खत्म करता हूँ। फिर एक वीडियोस, अगर मैं 3-4 पेपर की बात कर रहा था, लेकिन थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 2 वीडियोस और आ जाएंगे ना, तो उसमें आप कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं अगली क्लास में बीआरएफ और कंपनी लॉ के साथ मिलूंगा। आज के लिए बस थैंक यू।